अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। ठीक है, स्टार्ट में हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं इस टॉपिक के ऊपर बेटा, वो क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक हो गया। इसमें इंट्रोडक्शन की बात करनी है। सबसे पहले आप स्टार्टिंग की लाइंस में, इंट्रोडक्शन में यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, ठीक है, इज़ नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये आप यहाँ पे डेफिनेशन, मतलब ग्रेविटेशन की फ़ोर्स को एज अ इंट्रोडक्शन के तौर पे यहाँ पे हेडिंग इंट्रोडक्शन देंगे। क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ये स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसमें इंट्रोडक्शन यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे बताया क्या जा रहा है कि वो फोर्स जो है, ऐसी फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशन जिसमें हर बॉडी कायनात की दूसरी तमाम बॉडीज़ को, या हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही हो, वो कहते हैं, उस फोर्स को कहते हैं हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, इसके बाद आती है न्यूटन्स के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की स्टेटमेंट पर। वो कहता है कि जी हर कायनात की स्टेटमेंट आपके सामने मौजूद है कि एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। क्या मतलब है कि हर कायनात की चीज़ दूसरी चीज़ को क्या कर रही है, एक फ़ोर्स के साथ ट्रैक कर रही है, और वो फोर्स जो होती है उन मैसेस के जो बेसिकली मैस है उनकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वो फोर्स जो होती है उन बॉडीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसका स्क्वायर के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपकी स्टेटमेंट होगी। इसके बाद आपने आगे एक्सप्लेनेशन में बात करनी, तो ये कंसिडर टू बॉडीज़ या टू मैसेज आपने देख रहे होंगे डायग्राम में। ये डायग्राम में आप बना दीजिएगा। ठीक है, ये डायग्राम के लिए हो जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट आप एक्सप्लेनेशन क्यों लेकर चलेंगे कि जी दो मैसेज थे, उनके हमने मैसेज के डिस्टेंस को हमने कहा जी कि वो आर है या डी है। तो अब यहाँ पे कहता है कि अगर हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है दोनों में मौजूद है। ठीक है, उनके मैसेज m1 m2 हैं, दोनों दूसरे से डिस्टेंस पर मौजूद हैं। अब यहाँ पे कहता है इसकी आगे मैथमेटिकल फॉर्म आ जाएगी, या मैथमेटिकल डेरिवेशन की बात आ जाती है। ये आपके सामने है कि f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है d के स्केयर के। ठीक हो गया। तो अब कहते हैं इसके बाद यहाँ पे ऑनवर्ड डिस्कशन अब आ रही है, जो हम यहाँ से आगे जेकर जो बात को चलेंगे फाइनलाइज। दोनों हमने जो स्टेटमेंट्स उनको मैथमेटिकली इकट्ठा कर लिया और यहाँ पर हमने इनको कंबाइन कर लिया। एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर डी का स्केयर, जो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी के साइन में चेंज कर दिया, और उसके बाद ये इस फॉर्म में आ गई। ये फार्मूला तैयार हो गया फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का। ठीक है, अब आते हैं इसकी बात कि जी ग्रेविटेशन जी जो है, कैपिटल जी, इसका मतलब क्या है। यहाँ पे हेडिंग आप दे सकते हैं, इसको हम जी को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, इसका नाम मैंने आपको बता दिया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह लें, यूनिवर्सल कांस्टेंट कह लें। ठीक हो गया। इसकी कीमत है जो कि 6.673 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आपको मैथमेटिकल वैल्यू नज़र आ रही होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर वो ये बात करना चाह रहा है कि जी अगर हम ये कहते हैं कि जो जी की वैल्यू है वो स्मॉल होती है, जी कैपिटल की, जो कैपिटल जी होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू स्मॉल होती है, तो कहता है कि हमें इसके मुताबिक ये होता है कि हमें ये फील नहीं होती, इतनी कम होती है इसकी वैल्यू कि हमें ये महसूस नहीं होती। ठीक हो गया। तो ये आपने इसके बारे में मतलब ये बता देना है कि जी डिपेंडेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मैस। ठीक हो गया। जब ये आप मुकम्मल कर लेंगे ना, यहाँ से वैल्यू जी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और ये यूनिवर्सल कांस्टेंट हम कहते हैं इसको, इसकी वैल्यू ये है। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे आप इसकी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की हेडिंग देने के बाद आगे बता देंगे कि डिपेंडेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मैस। तो क्या मतलब है कि जी की वैल्यू लार्ज नहीं है, स्मॉल है। इस वजह से हमें इस स्मॉल होने की वजह से क्या होता है, ज़्यादा फील नहीं होता। ठीक हो गया। और कहता है कि जी आम तौर पे जो अगर हम बात करें, इस अगली लाइन में आप लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ लिख सकते हैं, यानी कि सिंस द मैस से स्टार्ट कर सकते हैं आप। सिंस द मैस ऑफ अर्थ इज़ वेरी लार्ज, यानी कि लार्ज है, किसका मैस है, अर्थ का मैस लार्ज है, और ये अपने जो इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं उनको फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है, बड़ी स्ट्रांगली फोर्स के साथ अट्रैक्ट करती है। और कहता है कि जो वेट ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, वेट ऑफ अर्थ है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ है, वो कहता है किसकी वजह से होता है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है, जो कि किसके दरमियान है, अर्थ के और ऑब्जेक्ट के दरमियान है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप इस पैराग्राफ में 3 हेडिंग्स बना सकते हैं। एक जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट की हेडिंग बना सकते हैं जो कि ख़त्म होगी सिर्फ इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तक, और उसके बाद डिपेंडेंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मैस आप एक हेडिंग बना सकते हैं। उसकी हेडिंग जो होगी वो ख़त्म हो जाएगी, ये जी डू नॉट फील इट। ठीक हो गया। तो यहाँ से आप इसको ख़त्म कर देंगे। इसके बाद अगली हेडिंग आप करेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑफ अर्थ है, वो बता देंगे कि मैस ऑफ अर्थ ज़्यादा होता है, लार्ज होता है, इसकी वजह से कहता है इसका असर भी बाकी से ऑब्जेक्ट्स पर बड़ा सिग्निफिकेंट का मतलब वाज़ेह ज़रूर नज़र आता है। और अगर हम वेट की बात करें ऑब्जेक्ट की, तो वो भी सिर्फ किस वजह से है, अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से है। ठीक हो गया।
अच्छा जी, इसके बाद आ जाएँ अगली बात पे। अगली बात जो है हमारे पास जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत आसान सा है। आपने न्यूटन्स का थर्ड लॉ तो अभी पढ़ा ही होगा और उसमें मैंने कहा था कि हर एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है। ठीक हो गया। तो हमने सिर्फ ये बताना है, इसका मैं आपको सवाल लिखवा देता हूँ कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के तीसरे कानून और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आपस में क्या रिलेशन है। तो सिर्फ आपने यहाँ पर उसको एक्सप्लेनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से ही बताना है कि जी अगर हम ये कहते हैं कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, लेकिन अगर हम न्यूटन्स के ग्रेविटेशन लॉ की बात करें तो उसमें भी यही बात दोबारा हमें नज़र आती है कि हर चीज़ दूसरी चीज़ को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। क्योंकि हमें देखें अगर दो मैसेज आपको नज़र आ रहे हैं, डिफरेंट मैसेज हैं, एक मैस ऑफ अर्थ है, एक हमारे पास स्मॉल एम है। अब देखें डेफिनेटली मैस ऑफ अर्थ जो है वो ज़्यादा है, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल है। अब दोनों फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन अब देखें एक एक्शन है दूसरा रिएक्शन। अगर अर्थ अट्रैक्ट कर रही है तो उसके रिस्पॉन्स में क्या है, मैस जो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है वो भी अट्रैक्ट हो रहा है, वो भी अट्रैक्ट हो रहा है। तो अब देखें दोनों का एक्शन और रिएक्शन की फोर्सेस जो हैं वो देखें ज़रा तवज्जो से तो आपको नज़र आ जाएगा। डायग्राम को मैं ज़रा मैग्नीफाई कर रहा हूँ। अगर मैस की ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन नीचे है फोर्स की, तो अर्थ की जो मैस की जो अट्रैक्शन हो रही है वो ऊपर की तरफ हो रही है, तो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो आपको याद आया होगा ये बात न्यूटन्स के थर्ड लॉ में कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है जो मैग्नीट्यूड में क्या होता है, बराबर होता है। और उनका अगर देखा जाए तो डायरेक्शन की बात करें तो वो डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसी बात को यहाँ इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर दिया गया कि दो मैसेज आपके पास होते हैं, ठीक है, उनको आप देखें तो उनके मैसेज के में अट्रैक्शन फोर्स होती है और फोर्स डेफिनेटली एक दूसरे के ऑपोजिट ही होगी। और एक फ़ोर्स अट्रैक्ट करने की है और उसके साथ एक एक्शन फ़ोर्स है, एक रिएक्शन फ़ोर्स है। दोनों फोर्सेज अवेलेबल हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है, और दो डिफरेंट बॉडीज़ के ऊपर अप्लाई हो रहा है, एक अर्थ है और एक दूसरा मैसिव ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कहता है कि ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है न्यूटन्स के थर्ड लॉ के साथ क्या करता है, सेम कंसिस्टेंटली जो है वो रिजेंबलेंस रखता है। मीन्स उसकी स्टेटमेंट थर्ड लॉ की और इस स्टेटमेंट में कोई वाजिया फ़र्क नज़र नहीं आता। मीन्स कि एक जैसी बात को समझाया जा रहा है कि हर एक्शन का रिएक्शन है, तो हर मतलब कि हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करती है। तो ज़ाहिर बात है हर बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, यानी पहले वाली दूसरी को कर रही है तो दूसरी वाली पहले को कर रही होगी। डेफिनेटली अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स की डायरेक्शन होती है, अट्रैक्शन होगी। और ये बात हमने इस स्टेटमेंट से समझ ली। ठीक हो गया बेटा। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आप इसको मेंशन करेंगे। मैंने क्वेश्चन 12 बोलता हूँ, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद आते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है। ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में बताया जा रहा है। ग्रेविटेशनल फील्ड कहते किसको पहले तो आप ये समझ लें। बड़ा ही आसान सा मसला, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। क्या मतलब होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का? मतलब ये कि अर्थ के अराउंड कि वो स्पेस है जहाँ पर कहता है इसकी फ़ोर्स ग्रेविटेशन की अट्रैक्शन की फ़ोर्स इस किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या हो सके, लग सके, वो कहता है ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। असल में वो स्पेस है जहाँ पर अर्थ की अट्रैक्शन जो है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रही हो, जहाँ पर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अट्रैक्शन उसको महसूस हो जाए। तो जहाँ भी उसके ऊपर उस बॉडी के ऊपर अट्रैक्शन अर्थ की आ जाएगी, वो जगह क्या होगी, वो असल में अर्थ का फील्ड होगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये डेफिनेशन बड़ी आसान है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या द स्पेस अराउंड विच अर्थ अट्रैक्ट्स, ठीक है, अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद सिग्निफिकेंट फोर्स। ठीक हो गया। यानी कि वो जगह जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की तरफ से फोर्स लगना शुरू हो जाए, वो स्पेस, वो जगह क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। ठीक हो गया। यानी वो जगह द स्पेस अराउंड विच द अर्थ अट्रैक्ट, ठीक है, अनदर ऑब्जेक्ट विद सिग्निफिकेंट फोर्स। ठीक है, यानी कि उसे कहते हैं, उस स्पेस को क्या कहते हैं, उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। अब आते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। एक्सप्लेनेशन बहुत ही आसान है, मैं इसको बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड। आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, वही सेम यहाँ पे बता दिया उसने। इसको बस आपने एक्सप्लेन करना है कि M का मतलब मैस ऑफ अर्थ है, R का मतलब क्या, डिस्टेंस है जी, बॉडी के दरमियान है और अर्थ के दरमियान डिस्टेंस हो गया। ठीक हो गया। और कहते हैं कि वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो किसकी वजह से है, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है जो अर्थ ने उस बॉडी को अट्रैक्ट किया हुआ है। ठीक हो गया। इसके बाद आगे जो बात आती है, नेक्स्ट आपने यहाँ से एक लाइन से ये मैं बता रहा हूँ, ग्रेविटेशनल से आप ये देख रहे होंगे ये वर्ड लिखा हुआ ग्रेविटेशनल, यहाँ से आप फील्ड फोर्स की बात कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं, फील्ड फोर्स किसे कहते हैं? देखें जी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है वो अर्थ की कहता है वो किसी के साथ जुड़ी नहीं हुई, हर चीज़ के साथ है, लेकिन हम नहीं कह सकते कि वो उसके नज़र आती है उसके साथ जुड़ी हुई है। जैसे हम कहते हैं जी हमारे साथ जो है, मिसाल के तौर पे हमारे साथ हमारे जो है बाल सर के हैं वो जुड़े हुए हैं तो हम महसूस होते हैं, लेकिन अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो बॉडी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन हमें वो नज़र नहीं आती। मीन्स कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है।
ठीक हो गया, यहाँ तक लिख लेंगे एक लाइन। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप यहाँ से शुरू करेंगे। कहते हैं कि इसी वजह से, दिस इज़ ड्यू टू, यही वजह है कि ग्रेविटेशनल पुल जो होती है अर्थ की, वो बॉडी को क्या करती है, बॉडी के ऊपर लगती है, चाहे बॉडी ज़मीन पर पड़ी हुई हो, चाहे बॉडी ज़मीन पर ना पड़ी हुई हो। तो ऐसी फोर्स को क्या कहा जाता है, फील्ड फोर्स कहते हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आप इसको फील्ड फोर्स की हेडिंग में मेंशन करेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल आप दे देंगे। वो क्या है एग्जांपल, देखें यहाँ पे 4 एग्जांपल से स्टार्ट हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ द, ठीक है, ये स्टार्ट कर लेंगे फॉर द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, जैसे से ऊपर जाती है डिक्रीज हो जाती है। तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह कि वो फोर्स है जो अट्रैक्शन की अप्लाई हो रही है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ की तरफ से। ठीक हो गया, तो ये हमने इसकी एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर लेनी है। तो कहते हैं कि जी वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है, तो यहाँ तक आप इसको मेंशन कर लेंगे। ठीक हो गया, ये एक छोटी सी एग्जांपल है, इसमें ऐड कर लेंगे। उसके बाद आप आगे आ जाइए, एक हेडिंग बना लेंगे यहाँ पे, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड किसे कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहता है आम तौर पे हमें पता है कि ज़मीन के इर्द गिर्द वो जगह जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट उसको क्या कर सके, उस फोर्स को फील कर सके, उस फोर्स को यानी कि ऑब्ज़र्व कर सके। तो कहता है कि ये फील्ड जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड है। वो क्या है, कौन सी फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो कहता है कि जी ये आप इसको बेसिक डेफिनेशन के तौर पे जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई है उसी को भी आप ये बता सकते हैं, उसमें ही आप मेंशन कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड की डेफिनेशन है जी, इट इज अज्यूम दैट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एग्जिस्ट ऑल अराउंड द अर्थ, ठीक है, दिस फील्ड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक हो गया, द फील्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड बिकम वीकर एंड वीकर एज वी गो फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द अर्थ। ये सारी बातें आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। ठीक हो गया, कि मतलब ये कि वो फील्ड, वो स्पेस जहाँ पर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या कर सके, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या कर सके, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करे अर्थ की। और ये बता देना कि ये फील्ड जो होती है ग्रेविटेशन, वो तमाम जगह पर होती है। और ये फील्ड किस तरफ होती है, डायरेक्शन होती है इसकी अर्थ की सेंटर की तरफ होती है। अब आते हैं कि जी इसकी फील्ड की जो डायरेक्शन, फील्ड की डायरेक्शन अर्थ की तरफ है, लेकिन ये स्ट्रेंथ के लिहाज से वीक होती जाती है जैसे जैसे ये अर्थ से दूर हम होते जाएँ। आगे आती है, हेडिंग बना लें, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ किसे कहते हैं, यहाँ पे कहते हैं कि जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ से मुराद है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में, यहाँ से करें, द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, द ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक हो गया, यानी किसी भी पॉइंट पर अर्थ की फील्ड में, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी भी जगह पर अगर आपने कोई मैसिव ऑब्जेक्ट देखा है या वो पड़ा हुआ है, उस पर जो अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है वो क्या कहलाएगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगी, यानी 1 यूनिट मास के ऊपर। तो अब यहाँ पे आप इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की हेडिंग में ही मेंशन कर लेंगे कि जी इसकी वैल्यू क्या होती है। जी इसकी वैल्यू को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहते हैं कि जी आम तौर पे जो सरफेस अर्थ की होती है उसके ऊपर कहता है जो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ होती है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, वो 10 न्यूटन होती है जी 1 किलोग्राम के लिए। तो ये आपने इसमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के लिए मेंशन कर देना है। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को यानी कि हम किसके इक्वल करते हैं, स्मॉल जी के इक्वल करते हैं। तो इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के वैल्यू जो है हमने जी के इक्वल की हुई है, स्मॉल जी के इक्वल की हुई होगी। ठीक हो बेटा, तो ये हमारे पास जो है क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। ये आपका टॉपिक है बेटा आज का। इसके बाद हम यहाँ पर आगे जो टॉपिक डिस्कशन करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा, और इसके मतलब कोई सवाल हो तो ज़रूर बेटा आप कंसेप्चुअली ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।